अगर आपने हिस्ट्री और कल्चर की कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फुल क्लैरिटी को डिकोड किया अच्छे से, तो आपको इस सेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम आगे देखेंगे कि कैसे हमारा प्लान क्या है, कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे डिकोड कर सकते हैं, ताकि आप मार्केट की भीड़ और मार्केट की जो डर है, डर का माहौल है, उससे बचें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो सेट ए है ये, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटक म्यूजिक रागास इज सिमिलर टू राग बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। सो अगर हम बेसिकली कल्चर में इंडियन म्यूजिक की बात करें तो दो मेन स्ट्रीम है, एक तो हिंदुस्तानी क्लासिकल और एक कर्नाटक क्लासिकल। तो एक तो हिंदुस्तानी क्लासिकल हो गया और एक कर्नाटक क्लासिकल हो गया। इन दोनों में हम लोग एक चीज कॉमन पाएंगे, हालांकि दोनों का रीजन अलग है। हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में, इवन पाकिस्तान में, यानी आप जिसको कह सकते हैं कि जो उर्दू और हिंदी का मेन हर्टलैंड है, वहां पे बहुत ज्यादा प्ले होता है। जो कर्नाटक म्यूजिक है वो आप कह सकते हैं डेक्कन में, सदर्न इंडिया में, स्पेशली मद्रास के रीजन में ज्यादा यूज होता था। और वहां कई तरीके के घराने, हिंदुस्तानी म्यूजिक में आप एक खास बात पाएंगे कि घराने बने, घराना। और कर्नाटक म्यूजिक में आप खास कर पाएंगे कि वहां पे अलग अलग तरीके के राग वहां भी हैं, जिनको मेला करता बोलते हैं। यहाँ घराना का सिस्टम नहीं है, मेला करता। और ये है थाट। हिंदुस्तानी म्यूजिक में आप थाट पाएंगे, इसी को रागाज भी कुछ लोग कह देते हैं। ये बेसिक डिफरेंस जो है वो तो अपने आप में है ही, लेकिन जो सिमिलैरिटीज है दोनों में, वो कुछ कुछ रागाज को लेके हैं। जैसे नट भैरवी जो है, ये अस्वारी, जो नट भैरवी कर्नाटक म्यूजिक में है, वो हिंदुस्तानी म्यूजिक के अस्वारी रागाज से या अस्वारी थाट से मैच खाता है। वैसे ही कामवर्धनी जो है वो पूर्वी थाट या रागाज से मैच खाती है। नट भैरवी अस्वारी, कामवर्धनी पूर्वी, और हनुम तोड़ी जो है वो भैरवी। साउथ इंडिया में नट भैरवी, नॉर्थ इंडिया में भैरवी है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों नेम कॉमन होने से कोई चीज कॉमन नहीं हो जाती। जो भैरवी है जो हिंदुस्तानी का है, वो साउथ के हनुम तोड़ी से मैच खाता है, ठीक। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है, राग बिलावल से कौन मैच खाता है कर्नाटक म्यूजिक में, तो वो है धीर शंकराभरणम। और ये यूपीएससी, ये मैं अपने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में भी इसको एसिमुलेट करता हूं, मैचिंग कराने के लिए, कौन सा हिंदुस्तानी म्यूजिक मैच करता है कर्नाटक म्यूजिक से, कौन सा राग मैच करता है कर्नाटक म्यूजिक के राग से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, कि धीर शंकराभरणम जो है वो राग बिलावल से मैच खाता है। मैचिंग कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? जो तान होते हैं, तानाज, उनका रिदम क्या होता है, किस तरीके से सिमिलैरिटी देखते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट में हम दोनों को प्ले कर सकते हैं। और ये जो वेस्टर्न मेजर स्केल है, उस पे दोनों प्ले हो जाते हैं, बिलावल और शंकराभरणम। तो वेस्ट के मेजर स्केल पे दोनों प्ले हो जाते हैं, जो आयोनियन है, आयोनियन स्केल। और इनमें दोनों में अलग अलग तरीके के सिंगर हुए हैं, हमको उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपका काम अगर आसान आपको करना था, तो मैं इसमें एक तरीका बताता हूं कि आप एन और ए देखें, के और पी देखें, एच और बी देखें, और डी और बी देखें। अब म्यूजिक की एक अलग क्लास ही होती है, उसमें मैं मैचिंग के लिए अलग से आपको कुछ तरीके बताता हूं, जहां पे आप रिदम और स्केल के हिसाब से दोनों को बाइफरकेट कर सकते हैं और दोनों को यूनाइट भी कर सकते हैं। ओके, तो हमारा इसका आंसर होगा फर्स्ट का डी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और वो है मॉडर्न इंडिया से। और ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड और प्रोबेबल था। क्यों? क्योंकि द आर्टिफिशियली फिक्स्ड रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट डिस्क्राइब्ड बाय हिल्टन यंग कमीशन 1926 was adopted by the British government for which of the following regions। तो ऑप्शन पढ़ने, एक बार अगर आप ऑप्शन को देखेंगे, adding the flow of remittance from India and maintaining India's credit worthiness, providing support to Indian importers, encouraging export of cotton produced from India, preventing depreciation of rupees in terms of gold। अगर मैं अपने मॉडर्न की क्लास में नॉर्मली ये बताता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसका बेसिक पर्पज क्या था? इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन, चाहे मीडियम जो भी रहा हो। तो आप ऑप्शन में उन चीजों को ज्यादा टारगेट करेंगे जहां पे इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन कंटिन्यू बना हुआ है। तो यहां पे एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडिया क्रेडिट वर्दीनेस, ये आंसर होगा। अगर इंडिया की क्रेडिट वर्दीनेस बनी रहेगी तो इंडिया ब्रिटिश में स्टर्लिंग में लोन ले सकेगा, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में लोन ले सकेगा, और इंडिया हमेशा क्रेडिटी बन के, ब्रिटेन हमेशा क्रेडिटी बन के रह जाएगा, इंडिया हमेशा डेबिटी बन के रह जाएगा ब्रिटेन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इंपोर्टर्स, ये इंपॉसिबल है कि ब्रिटेन इंडियन इंपोर्टर्स का भला चाहेगा। दूसरा, इंकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया, कॉटन प्रोड्यूस इंडिया से वो एक्सपोर्ट करने को क्यों चाहेगा? ऐसे टाइम पे जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो चुका था और अमेरिका का कॉटन हाई क्वालिटी का माना जाता था। ब्रिटिश अमेरिकन सिविल वॉर के बाद अमेरिका से फिर से रिलेशन स्टैब्लिश किए अच्छे से, और वहां से कॉटन ज्यादा एक्सपोर्ट करवाने लगे अपने यहाँ पे, या अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के डिमांड के लिए। तो जो रॉ मटेरियल था, तो इंडियंस तो परेशान थे, तो इंडियन फार्मर्स का भला भी नहीं चाहेगा ब्रिटिश। और एट द लास्ट, प्रिवेंटिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, ऐसा भी नहीं था। ब्रिटेन का जो मेन टारगेट था वो था
adding the flow of remittances from India and maintaining the India's credit worthiness. जो remittances थे वो होम चार्जेस के फॉर्म में जाते थे, और जब होम चार्जेस का remittances जब जाता था और होम चार्जेस के लिए नेशनलिस्ट लोग अपोज करते थे ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश ने नेशनलिस्ट लोगों को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको साइलेंट करने के लिए ये कहा कि हम लोग रुपीज के अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, या हम लोग इस एक्सचेंज और इस रुपीज डिवैल्यूएशन को रोक के हम लोग इसको स्टैब्लिश कर देते हैं ताकि इंडिया की क्रेडिट वर्दीनेस बनी रहे। तो उनका मेन टारगेट था कि होम चार्जेस बना रहे, भले होम चार्जेस में कुछ प्राइसेस कम हो जाए। और ये वही कमीशन है जहां पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बुलाया गया था। हम सब जानते हैं अम्बेडकर साहब, ही हैज डन हिज मास्टर्स फ्रॉम London School of Economics. So he was a renowned economist also. Very few people know about Dr. Ambedkar, that he was an economist also, despite being a social reformer. They called them, and this commission was officially named Royal Commission on Indian Currency and Finance. And Hilton Young was the chairperson of this particular commission, and Dr. Ambedkar was not a member, but he was invited to attend that particular commission's meeting actually, and to suggest on Indian finance issues. So our answer would be ऑप्शन ए, एंड इट इज वेरी इजी। आपको इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको ये पता है कि ब्रिटिश का प्राइमरी टारगेट क्या था, और ब्रिटिश का प्राइमरी टारगेट था इंडिया से रेमिटेंस के फ्लो को, या इंडिया को लूटना एक तरीके से, तो इंडिया से जो इंडिया की रॉबरी जो थी उसको कंटिन्यू बनाए रखना, भले वो रॉबरी बल्क में ना जाए, थोड़ा बहुत कम जाए, लेकिन उसको कंटिन्यू बनाए रखना। सो इट इज आवर आंसर, द ए पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन इटसेल्फ। इट सेज दैट पॉलीटेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनिट references to coin examples kahpanas, nikkas, kamsas and kakanikas. And the second statement is the literacy evidence from polytext is collaborated by archaeological evidence of punch marked coins from many sites, most of them made of silver. And they're asking the above statements have been associated with which of the following things? Option 1 is emergence of life, emergence of urban life, and the second one is transition to the money economy. अगर आप ध्यान दें कि पॉलीटेक्स्ट में इतने तरीके के कॉइन्स की बात की गई है, कहपनाज, निक्काज, कामसाज एंड काकानिकाज, एंड लिटरेरी एविडेंसेस फ्रॉम पॉलीटेक्स्ट कोलैबोरेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ पंच मार्क कॉइन्स फ्रॉम मेनी साइट्स, मोस्ट ऑफ देम मेड ऑफ सिल्वर। उस टाइम पे स्टार्ट में पहली बार इंडिया में कॉइन्स का यूज हुआ महाजनपदा इरा में, बौद्ध जैन इरा में। उस टाइम पे पहली बार जिसको बोलते हैं आहत सिक्काज, और आहत और पंच मार्क, इट इज वेरी क्लियरली रिटन पंच मार्क। सो इट वाज पोस्ट एंड देयर वर सम मार्क्स ऑन द कॉइन, और वो मार्क्स क्या थे, जैसे फिश हो गई, जैसे बुद्ध का कोई सिंबल हो गया। 5 तरीके के मार्क्स होते थे जो नेचुरल सिंबल्स को मैच करते थे, और लास्ट में सिल्वर से भी बने थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, लेकिन इनका यूज अर्बन लाइफ में क्या है, बिल्कुल है डायरेक्टली। अगर आप अर्बन लाइफ जी रहे हैं तो वहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स मेन चीज होती है, और ट्रेड एंड कॉमर्स को चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड फीचर्स। आप एग्रीकल्चरल बार्टर सिस्टम से काम नहीं चला सकते हैं। तो ट्रेड एंड कॉमर्स क्या करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए हमें चाहिए क्वाइंस। मैं आपको एक छोटा सा इसमें एक फॉर्मूला बताता हूं अपनी क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, कि अगर हमारे पास एग्री सरप्लस होगा, आयरन आया लेटर वैदिक इरा में, आयरन के बाद एग्रीकल्चरल वर्क ज्यादा होने लगे तो एग्री सरप्लस ये इंक्रीज हुआ, और एग्री सरप्लस इंक्रीज होगा तो और एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर के अलावा है, जैसे क्राफ्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, और इन सबके लिए ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि इस सरप्लस को सेल आउट करना होगा या परचेज करना होगा। तो ट्रेड एंड कॉमर्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए हमें क्या चाहिए, क्वाइंस। आप बार्टर सिस्टम से ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं कर सकते हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो फर्स्ट, और अगर एक बार ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया तो ऐसी जगह पे जहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कम हो रही हैं और ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा हो रहा है, वहां पे अर्बन लाइफ अपने आप में इमर्ज कर जाएगी। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, द फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट। सेकंड वन इज ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी। यस, ऑब्वियसली, बिकॉज वी हैव कॉइंस नाउ, so this barter system economy is now transition into the money economy. So option 1 and 2 both are correct. So our answer would be both 1 and 2. Now moving on to the next question, that is question number 4. Which of the following temples has or have a Nagara style sikra or Nagar style sikhar? Nagar style, as we all know, it is very much prevalent in North India, and the temple architecture was started by Guptas itself in the North India. So now, as we all can see, Dashavatara temple in Devgarh. Devgarh is in Jhansi, nearby Jhansi, so it is in North India, and it was built by Guptas. So option 3 is always correct. But now we have a problem, because there are 2 options where we can find option number 3. In fact, there are 3 options. 2 and 3, 3 only, and 3 and 4. It is very easy, okay? If you are focused in the class and if you have conceptual clarity, you can solve it very easily. First, let's see. Dasavatara temple is always our answer, and that is one of the answer. These 3 other architectures, temple architectures, were made by early Chalukyas. What we can see here is that Malegatti Shivalaya in Badami and Virupaksha temple in Padakkal. These 2 are Dravid style temples. And how we know that? Virupaksha temple was made in the celebration
of winning Kanchipuram of Pallavas. So it was heavily inspired by Dravidian architecture style that was in Kanchi, and the queen made this particular, I would say, carbon copy of Kanchipuram Kailash Nath Mandir. Not exactly the carbon copy, but it was heavily influenced by the Chalukyas, and influenced by Pallavas and made by Chalukyas. So Virupaksha temple represents Dravidian architecture style. And what we always have in mind that Huchi Malli Gudi temple in Aihole, this is an exception, because यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें गुप्ताज का इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि चालुक्याज कब आए, जब गुप्ता खत्म हो गए थे, पोस्ट गुप्ता इरा में पल्लवा एंड चालुक्य स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे। और यहाँ पे हुची मल्ली गुडी जो था, एहोल में वन ऑफ द फर्स्ट टेम्पल्स जो बने थे वो उस टाइम पे गुप्ताज से इंस्पिरेशन लेके बने थे, चालुक्यों ने बनाया था। तो हमें ये माइंड में ध्यान रखना जरूरी है कि हुची मल्ली गुडी टेम्पल जो एहोल में है वो, इसमें एक शिखर है, और शिखर हमेशा कहाँ होता है, नागरा स्टाइल में। ऐसी स्टाइल जहां पे अगर टेम्पल ऐसे बन रहा है तो एक लाइनिंग शिखर होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो स्लोपी होती है। तो हमें दो जगह ये एग्जांपल मिलता है, एक तो दशावतार टेंपल, एक हुची मल्ली गुडी टेंपल में। So it is very easy. I mean, it's a freebie. Moving on to the next question. Among the four main form of existence of life recognized in Jainism, which one of the following is not included? Jainism में 4 लाइफ के फॉर्म्स बताए गए हैं, एक तो देवा या गॉड, और दूसरे मनुष्य एंड त्रियंचना। लेकिन यहाँ पे डेमी गॉड या सेमी गॉड, आप कुछ भी कह ले, यक्षास को वो ह्यूमन से ऊपर माने गए थे और गॉड से नीचे माने गए थे। ये सब मिस्ट्रीज हैं, ओके, तो मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। तो लेकिन यहाँ पे यक्षा ना होके यहाँ पे नारकीज थे। नारकीज ऐसे लोगों को बोला जाता था जो लोग, जिनको हेलिश बोला जाता था कि ये हेल में रहने वाले लोग हैं। ऑफ कोर्स इट्स ऑल माइथोलॉजी, लेकिन यहाँ पे यक्षा की जगह नारकीज होगा। तो नॉट पूछा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। और इसके पहले वाले ऑप्शन में हमारा आंसर क्या होता, आपने देखा 2 and 3 होता, यहाँ पे 2 and 3, क्योंकि ये हुची मल्ली गुडी और दशावतारा दोनों क्या है, एक शिखर लिए हुए हैं। तो शिखर जहां पे भी होगा वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पे द्रविड़ स्टाइल नहीं होगी, वहां पे नागर स्टाइल होगी, और नागरा स्टाइल टेंपल आर्किटेक्चर होगा। तो हमारा आंसर होगा 2 and 3। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। हल्ली सालस्या पेंटिंग इन बाग केव्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? अगर आप बाग पेंटिंग की बात करेंगे तो जो बाग पेंटिंग है वो बाकी पेंटिंग से डिफरेंट या सेपरेट या यूनिक या डिस्टिंक्ट कैसे हो जाती है, वो इस वे में कि बाग में सेकुलर पेंटिंग बनाई गई थी, जहां पे ह्यूमन लाइफ के नॉर्मल या यूं कहे कि इसी अर्थ के जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लाइफ में ओरिजिनेट किया गया था, पेंटिंग में दिखाया गया था, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया था। लेकिन जो अजंता है और एलोरा एक्सेट्रा है, एलिफेंटा एक्सेट्रा है, ये सेकुलर ना होकर रिलीजियस पॉइंट्स को ज्यादा शो करते हैं। यहाँ पे भी 1-2 सेकुलर इमेजेस हैं, लेकिन ज्यादातर वो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है या रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड है कंप्लीटली। लेकिन बाग केव में क्या है, सेकुलर इमेजेस बनी। ओके, तो हमारा आंसर इसमें क्या होना चाहिए, देखिए अगर आपको ये भी याद रहा तो बुद्धा तो नहीं होंगे, क्योंकि बुद्धा रिलीजियस वे में चले जाएंगे बौद्धिस्ट रिलीजन में। शिवा और पार्वती कैलाशा ये भी नहीं होंगे, और समुद्र मंथन चर्निंग ऑफ द ओशन ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है, जॉयस फोक डांस। जैसे आज के जमाने में डांडिया और गरबा है, वैसे उस टाइम पे गर्ल्स इकट्ठे होके या वुमेन्स इकट्ठे होके फोक डांस के फॉर्म में वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया। प्लेस वैल्यू सिस्टम हम कब देखते हैं, जब हम कहते हैं डेसिमल प्लेस पे क्या है, 0.00 पे क्या है, फिर आगे ये सारी चीजें। हमेशा से हमको गुप्ता एरा में ये पढ़ाया गया कि आर्यभट्टा ने इसकी खोज की या आर्यभट्टा ने बताया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्यभट्टा ने ऐसा कहा होगा, दुनिया में और लोगों ने भी प्लेस वैल्यू अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट की होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इसका यूज थोड़ा बाद में स्टार्ट हुआ इंडिया में। तो लेटर गुप्ता से भी आगे जाके हम जब अर्ली मिडिवल पहुंचते हैं तब इसका वाइड यूज स्टार्ट हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया इज फाउंड इन मनकनी प्लेट्स फ्रॉम गुजरात। इस टाइम पे ये देखिए 6th सेंचुरी एडी है, ये 595 एंड 596। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी एडी तक तो गुप्ता तो चले गए थे, ठीक है। तो गुप्ता के बाद बहुत ही ऑब्वियस है कि गुजरात वाले एरिया में ऐसा पाए जाने का चांस है। लेकिन हमें जो एमपी के कल्चरल रूरल्स थे उनकी कुछ प्लेट्स मिली है गुजरात में। ये मैं अपनी ऑप्शनल की क्लास में बताता हूँ, जीएस की क्लास में मैं सिर्फ नाम ले लेता हूँ कि मनकनी प्लेट्स हैं कहां पे। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये पहला ऑप्शन जो आपका इस वजह से सही होगा क्योंकि मनकनी प्लेट्स, अगर आपको पता है कि मनकनी प्लेट्स में मैथमेटिकल चीजों की बात हुई थी, तो आपको भले आपने डायरेक्टली ये ना पढ़ा हो कि प्लेस वैल्यू सिस्टम वहां पे लिखा गया था कि नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन सही होने के चांस ज्यादा है। इन द 9th सेंचुरी प्लेस वैल्यू बिकम्स जनरल इन इंक्रिप्शंस ऑल ओवर इंडिया। एग्जैक्टली, अर्ली मिडिवल टाइम्स में प्लेस वैल्यू सिस्टम बहुत ही नॉर्मल बात बन गई थी, क्योंकि स्टार्ट में इसका यूज बहुत पॉपुलर तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन अर्ली मिडिवल टाइम्स तक आते आते ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। यहां तक कि जो ट्रेडर्स थे
रूरल्स थे, सारे लोगों ने, यहाँ तक कि जो एपिग्राफ्स वगैरह थे उनको भी अच्छे से डिजाइन किया गया प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। सो प्लेस वैल्यू सिस्टम हैव बीन फाउंड इन संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन साउथ ईस्ट एशिया एज अर्ली एज 7th सेंचुरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो संस्कृत इंस्पायर्ड इंस्क्रिप्शंस थे जावा में हमें ये देखने को मिलता है, इसके अलावा सुमात्रा में भी ये देखने को मिलता है कि वहां पे लोग इंडिया से पहले ही 7th सेंचुरी में ही डेसिमल वैल्यू यूज करने लगे थे। तो जो लोग कहते हैं ना कि नॉलेज पास ऑन हुआ, नॉलेज उसी सोसाइटी में ज्यादा यूज नहीं हुआ। सेकंड, जो जहां पे पास ऑन हुआ, जो साउथ ईस्ट एशियन सोसाइटी है, जैसे श्री विजय एम्पायर था, वहां पे जाके जावा और कंबोडिया ऐसी प्लेसेस, सुमात्रा, इन सब आइलैंड्स पे जाके ज्यादा यूज होने लगा। ओके, कंबोडिया इज अ कंट्री, इट्स लैंड, ये पूरा आइलैंड नहीं, लेकिन जावा, सुमात्रा, इन सब आइलैंड्स पे, इंडोनेशिया के आइलैंड्स पे ये यूज होने लगा। तो इसमें तीन के तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। अरे बहुत ही इजी है। अगर आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट देखा, ये मनकनी प्लेट जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो ऑब्वियसली गुप्ता के बाद होंगी। अगर आपने सारे ऑप्शन भी नहीं पढ़े हैं, गुप्ता के बाद ही प्लेस वैल्यू सिस्टम आएगी। और गुप्ता के बाद क्या होगा, ये गुप्ता के बाद का टाइम फ्रेम है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे एक पाया गया। अगर आपसे मनकनी प्लेट्स कहाँ है ये भी याद रहता आपको तो भी आपका काम चल जाता। 9th सेंचुरी में ये पॉपुलर होगा। ऑब्वियसली कोई भी इन्वेंशन होता है, कोई भी नई बात होती है, वो तुरंत पॉपुलर तो नहीं जाती, मासेस में यूज उसका पॉपुलर होता है कुछ टाइम बाद। और थर्ड पॉइंट है ये कि साउथ ईस्ट एशिया में पहले क्यों हो गया इंडिया से, 7th सेंचुरी में ही क्यों हो गया ये। ऑब्वियसली हमारा आंसर ये होगा कि 7th सेंचुरी में इसलिए हो गया पहले क्योंकि यहाँ से नॉलेज पास ऑन हुआ। बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे, बहुत सारे ट्रैवलर्स नॉलेज को पास ऑन करते थे। कई बार कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे, कई बार पॉलिटिकल एक्सचेंजेस होते थे। इंपीरियलिज्म की वजह से भी नॉलेज पास ऑन होता था। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इस बात में तो आपका ये बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन हड़प्पन टाउन्स। देयर इज वाइड अकरेंस ऑफ spindle walls in the houses but absence of spinning wheels. It is a very fine statement, but we have to draw something from the statement. Okay, weights and measurements scale complete with graduations have been discovered. Yes, there are houses built in large part with baked bricks around relatively spacious courtyards with their own wells, bathing platforms and large rooms. These are all correct, but what they are getting as a conclusion is which of the following inferences can be drawn from the following above statements. Statement 1 suggests that spinning was a laborious activity done at home. Yes, it was a laborious activity. Spinning is always a laborious activity done at home. But according to this also it is laborious. We have to fixate our mind according to this one only. What are the statements over here? Second statement suggests that extent of scientific knowledge that the Harappan possessed. Yes, of course, if they are measuring something, if they are very precise, it shows their scientific knowledge level. Okay, although it is far less in comparison to today's science, but it can be said that proto-scientific methods. Okay, statement 2 is also right. Statement 1 was always right. Statement 3 suggests that emergence of a common property system. This is a problem. आप कभी भी एंशिएंट मिडिवल में कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम को, इवन मॉडर्न टाइम पे भी कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम को आप एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं मान सकते, खासकर इंडियन सोसाइटी में। उसका रीजन क्या है कि हड़प्पा में भी हम लोग देखते हैं कि सिटाडेल था। ओके, सिटाडेल था, ये एक्सपेक्ट किया गया कि कुछ लोग रिच थे, कुछ लोग पुअर रहे होंगे। ये सारे चीजें देखने को मिलती हैं। जो स्पिंडल वॉल्स हैं, बाथिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेसियस कोर्टयार्ड्स हैं, बेक ब्रिक्स हैं, ये हमें हर एक हाउस में देखने को नहीं मिलता है। आपको ये एक कुछ न कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी के फॉर्म में रहा होगा, कॉमन पीपल के लिए नहीं था। सोसाइटी इतनी भी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, हर चीज जो है वो जैसे पार्क में सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, उस टाइम पे वो सारी फैसिलिटी थी नहीं। कुछ लोग जो रिच थे उनके पास ये सारी फैसिलिटीज थी, तो कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम तो हो ही नहीं सकता है। वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम था हड़प्पा में। तो ये एक स्टेटमेंट है जहां पे आप फंस सकते थे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको इस बारे में तो आप 1 और 2 मार्क आएंगे ऑप्शन में। Why I am saying this? आप जरा वर्ड दीजिए कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम। अगर कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम एंशिएंट मिडिवल में रहा होता तो सोशल जस्टिस की बात आज क्यों हो रही होती? बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम नहीं था। जब स्टार्ट में स्टोन एज था तो आप कुछ चीजें जैसे लैंड कॉमन हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्स कॉमन हो गए, वुड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम भी अपने आप में इलोप होता जाएगा। फिर वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आएगा और वही बाद में बनेगा क्या, कैपिटलिज्म, जो आज के जमाने में हम लोग पढ़ते हैं। सो ये बहुत इजी था अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से इसको समझा होता, या आप वर्ड्स पे भी ध्यान देते। अगर एंशिएंट मिडिवल में किसी भी इरा में आपको कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम दिखता तो आपको स्पेसिफिकली पता होता, और हड़प्पा में तो गेसिंग ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एका मूवमेंट एंड बारदौली सत्याग्रह इज करेक्ट? ये दो चीजें पूछ रहा है ये।
दोनों पीजेंट मूवमेंट्स हैं और दोनों 20th सेंचुरी में हुए थे। एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद या साथ में चला और एक उसके थोड़ा टाइम बाद हुआ। बारदौली में आपने सरदार पटेल का नाम सुना ही होगा और एका मूवमेंट में मदारी पासी का नाम सुना होगा। लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स फर्स्ट, ओके? सो द एका मूवमेंट वाज थ्रू आउट सपोर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द कांग्रेस व्हाइल बारदौली सत्याग्रह वाज इनिशियली इंडिपेंडेंट ऑफ कांग्रेस इन्फ्लुएंस एंड वाज ओनली इन द लास्ट स्टेज सपोर्टेड बाय कांग्रेस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज notice the word throughout. Congress supported it initially, but when they saw Madari Pasi is collecting the, he's gathering the militants and he's trying to revolt with violence, and then Congress withdrew. So initially Congress supported, but later they withdrew. And the statement is exactly opposite of that. It is said that throughout supported and supported by the Congress only in the last stages. So both दोनों के लिए है कि एका मूवमेंट जो था वो throughout support किया गया, तो पहली बात यही गलत है। बारदौली के बारे में कहा गया initially independent of Congress influence and was only supported in the later stages. बारदौली में क्या हुआ? बारदौली में थ्रू आउट सपोर्ट रहा। ओके, सो आपका वैसे भी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड, एका मूवमेंट वाज प्रोवाइडेड लीडरशिप बाय द तालुकेदार्स ऑफ अवध, व्हेरेज बारदौली सत्याग्रह वाज मूवमेंट ऑफ लैंडलेस लेबर्स। ये भी रॉन्ग है, ये तालुकेदार्स ने नहीं किया था। ये कांग्रेस कभी भी फ्यूडल लॉर्ड्स को सपोर्ट नहीं करती। वैसे भी बारदौली सत्याग्रह वाज कैंपेन अगेंस्ट द इनहेंचमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यस, एंड इनहेंचमेंट बाय almost 22%. And then while Eka movement was a protest against excessive extraction of rent. Okay, दोनों में ये स्टेटमेंट सबसे सही है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं बहुत इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल, एका मूवमेंट जो था वो लैंड रेवेन्यू के इंक्रीज होने के लिए नहीं आया था। वो आया था कि लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा खराब तरीके से और एक्सेसिव अमाउंट में लिया जा रहा है। वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता था, वो वेज पे डिपेंड करता था कि किस वे से लिया जा रहा है। लेकिन जो बारदौली था वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा था कि इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। अब वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आपको ये बेसिक फर्क पता हो और आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आप ऑप्शन हटा के भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं। डी ऑप्शन एक बार देखते हैं। द एका मूवमेंट वाज लोकेटेड इन वाराणसी एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे यूपी व्हाइल द बारदौली सत्याग्रह टू प्लेस इन। सो आप ये देखेंगे एका मूवमेंट जो था वो वाराणसी के आसपास नहीं था। ये एका मूवमेंट जो था वो लखनऊ के पास जो गोंडा बहराइच वाला एरिया है, ठीक है, अवध वाला एरिया, वहां पे फोकस था। तो ये अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर? जस्ट सी। आपको अगर कंफ्यूजन होता तो ए और सी में होता, लेकिन आप जब थ्रू आउट देखेंगे और मदारी पासी के बारे में देखेंगे, ऐसे ही मोपाला एक रिवोल्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे मोपाला हुआ था और मोपाला 1921 के आसपास जो साउथ में हुआ था वो भी अग्रेसिव हो गया था। इसलिए गांधी जी ने उससे कांग्रेस को वहां से हटने के लिए एडवाइस किया था। तो ऑब्वियसली हमारा सी आंसर सही